सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बरेली में अध्यापकों की ऑनलाइन परीक्षा हुई। बहुत ही कठिन पेपर आया था। इसी आधार पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी परीक्षाएं कराई जाएंगी और कराई जा रही हैं। दोस्तों, बरेली में जो परीक्षा हुई वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित। दोस्तों, ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल हम लोगों को वितरित हो चुके हैं। 3 मॉड्यूल वितरित हुए। अपेक्षा की गई कि ये तीनों मॉड्यूल सारे शिक्षकों को बहुत भली भांति परिचित हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनका चेक करने के लिए आज बरेली में भी इसकी परीक्षा हुई, अन्य ज़िलों में भी परीक्षा हुई। आइए चलते हैं बरेली में किस प्रकार की परीक्षा हुई, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम विस्तार पूर्वक उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के तहत शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नावली थी, जिसमें शुरू के कुछ पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स हैं जो सभी लोग समझ सकते हैं। नाम व पद पूछा गया था, जिले का नाम पूछा गया था, ब्लॉक का नाम पूछा गया था, विद्यालय का नाम पूछा गया था। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी प्रश्नावली। इसमें 30 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का 1 पॉइंट था। एक नंबर के क्वेश्चन थे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, शिक्षण संग्रह में बताया गया है। जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें क्या बताया गया है? तो उसमें ऑप्शन थे, आकर्षक स्कूल कैसे बनाया जाए, शिक्षण योजना के बारे में, शिक्षण कौशल एवं लर्निंग आउटकम्स के बारे में, उपरोक्त सभी। दोस्तों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में ये सारी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कितने भाग हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई जिलों में पूछा जा चुका है। इसमें कुल मिलाकर 6 भाग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, में तरीके बताए गए हैं। दोस्तों, ये वही सीढ़ी है, आपने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल जब पढ़ा होगा तो उसमें एक चार्ट टाइप का बना होगा जो ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, और एक ए से लेकर बी सी डी होते हुए जेड तक पहुंचता है। तो ये 26 हमारे अल्फ़ाबेट हैं। तो जो लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है उसमें भी 26 तरीक़ों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 26। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए क्या प्रदर्शित करता है? जो अभी हम बात कर रहे थे लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, जो ये क्वेश्चन था, इसमें ए जो अल्फ़ाबेट है वो क्या शो कर रहा है? वो होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सक्रिय भागीदारी। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। 5वां क्वेश्चन था, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में डी क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर डी जो प्रदर्शित करता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूपों की संख्या होगी। दोस्तों, शिक्षण डायरी में जो रिक्त प्रारूप होंगे वो हमारे 100 रखे जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। शिक्षक डायरी में मुख्यतः भाग होते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पीलीभीत की में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 5 भाग होते हैं। इसमें मुख्य पृष्ठ होता है, फिर एक जो पाठ योजना का मेन प्रारूप दिया हुआ होता है, उसके बाद तीसरे पार्ट में उसके रिक्त प्रारूप दिए होते हैं शिक्षण योजना के, चौथे पार्ट में जो साप्ताहिक योजना बनाते हैं हम लोग उसके 50 पेज लगे हुए होते हैं, और सबसे लास्ट में होते हैं 10 पन्ने हमारे ब्लैंक, हमारे अपने यूज के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, शिक्षक डायरी में मुख्यतः भाग हैं। शिक्षक डायरी में दोस्तों अभी हम जिस बात की जिक्र कर रहे थे वो अगला क्वेश्चन वही है कि मुख्य पृष्ठ है, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप है,
शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण है, उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों मैंने अभी जिक्र किया, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य के विवरण को प्रति हस्ताक्षरित करेगा। जो साप्ताहिक विवरण में बात कर रहा था उसके 50 पन्ने होंगे, तो जो सप्ताह का कार्य योजना जो बनाई है उसको प्रति हस्ताक्षरित करेगा हमारा स्कूल का प्रधानाध्यापक। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम से तात्पर्य है। लर्निंग आउटकम से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है सीखने का प्रतिफल, दूसरा है सीखने संबंधित परिणाम, तीसरा है शिक्षण अधिगम परिणाम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों लर्निंग आउटकम्स का अलग अलग नाम, ये तीनों अलग अलग सही नाम है, सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम तालिका को कौन भरेगा? जो लर्निंग आउटकम तालिका है उसे विषय अध्यापक भरेगा, क्योंकि ये हर विषय की अलग अलग होगी, तो विषय अध्यापक उसको भरेगा। नेक्स्ट है, बाला का पूर्ण रूप है। दोस्तों बाला का मतलब बहुत ही स्पष्ट है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अभी एक ज़िले का मैं नाम याद भूल रहा हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाला में जो एल है, एल का क्या मतलब है? तो हमारा आंसर हो जाता है लर्निंग। इसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि बाला में बी का क्या मतलब है, बाला में पहले ए का क्या मतलब है, दूसरे ए का क्या मतलब है। ठीक है सर, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लर्निंग आउटकम तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? तो इसको भी हमारा प्रधानाध्यापक ही प्रमाणित करेगा। विद्यालय में प्रयुक्त होने वाले आईसीटी संसाधन हैं। आईसीटी संसाधन कौन से होते हैं? मोबाइल फ़ोन, प्रोजेक्टर एवं स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप एंड टीवी, उपरोक्त सभी। तो ये सारे हमारे स्कूल में यूज होने वाले हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बच्चों की पुस्तकालय समिति में बच्चों की संख्या होगी। जो पुस्तकालय समिति बनाई जाती है जिसमें बच्चों की संख्या 3 होती है, हमें एक पुस्तकालय समिति बनाई जाती है जो बच्चों की बनानी है और बच्चे ही उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। प्रार्थना सभा में क्रियाकलाप होते हैं। प्रार्थना सभा में क्या क्या क्रियाकलाप हो सकते हैं? प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, स्फूर्तिदायक गतिविधियां या उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रार्थना सभा में ये सारी गतिविधियां हम कराते ही हैं, और जो हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। योग या व्यायाम व पीटी का सही समय क्या है? कि हम स्कूल में जो योग या व्यायाम कराते हैं या पीटी कराते हैं तो उसका सही समय क्या है? नित्य प्रार्थना स्थल पर, नित्य अंतिम वादन में, प्रत्येक शनिवार किसी भी वादन में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों योगा और व्यायाम और पीटी का जो सही समय है वो नित्य प्रार्थना स्थल पर है, जो कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में बताया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नित्य प्रार्थना स्थल पर। इंडोर गेम हैं। इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं? जो घर के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर या रूम के अंदर बैठ के खेले जाते हैं, तो ये कैरम, चेस, लूडो, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को किस प्रकार व्यावसायिक परामर्श देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो इसमें सफल कहानियों को सुनाकर या दिखाकर, बच्चों को उनकी क्षमताओं का आभास कराकर, रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए जानकारी देकर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो अध्यापक है बच्चों को व्यावसायिक परामर्श इन सारी चीज़ों को कराकर वो दे सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाल संसद में प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री में से कम एक पद में किसका चयन आवश्यक है? दोस्तों शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में बाल संसद के गठन के बारे में भी पूरी विस्तार से बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री है उसमें से कम एक पद पर छात्रा का होना आवश्यक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छात्रा। विद्यालय में पेड़ पौधे, क्यारियां, परिसर का सौंदर्यीकरण, पीने के पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? दोस्तों ये जल एवं कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है, जो कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में पूरी तरीके से व्याख्यात किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वह समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। इस प्रकार के आकलन को कहते हैं रचनात्मक आकलन, जिसे फॉर्मेटिव आकलन भी कहते हैं, सीखने के लिए आकलन, सतत एवं व्यापक आकलन
या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि रचनात्मक आकलन भी उसी का ही नाम है, सीखने के लिए आकलन भी, और सतत एवं व्यापक आकलन इसी प्रकार के आकलन की बात करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामान्य तौर पर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त नेतृत्व शैली है। दोस्तों सामान्य तौर पर जो सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उपयुक्त शैली है वो तो लोकतांत्रिक एवं सहभागी है, लेकिन अगर एक प्रधानाध्यापक के तौर पर बात करें तो वो कई स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वो इन सारी की सारी नेतृत्व शैलियों का उपयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ सामान्य तौर की बात की जा रही है। तो सामान्य तौर के लिए शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी यही बताया गया है कि लोकतांत्रिक एवं सहभागी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक या सहभागी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय का विजन निर्माण किसके सहयोग से करना चाहिए। दोस्तों जो भी प्रधानाध्यापक है वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि उसके साथ ना शिक्षक का सहयोग हो, ना बच्चों का सहयोग हो, और ना ही समुदाय का सहयोग हो, तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन सभी लोगों का सहयोग होगा तो वो विद्यालय का अच्छा वातावरण बना सकता है, विद्यालय में अच्छे विजन का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के सहयोग से। नेक्स्ट है, विद्यालयों में बच्चों की अनियमित उपस्थिति के क्या कारण हैं, कि बच्चे अनियमित उपस्थित क्यों होते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, कभी कम आए कभी ज़्यादा आए। तो इसका ऑप्शन है अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, या बच्चों का घर गृहस्थी खेती के कामों में लिप्त होना, रिश्तेदारों के घर चले जाना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे के सारे कारण ये हैं कि जिससे के कारण अनियमित उपस्थिति होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाता है उपरोक्त सभी। बच्चों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि के लिए उपाय हैं, नियमित अभिभावक संपर्क द्वारा, एसएमसी का गठन व सक्रिय बनाकर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विद्यालय से जोड़कर, या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि जो नियमित उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए हमें अभिभावकों से संपर्क भी करना है, एसएमसी को भी लगाना है, और जनप्रतिनिधियों को भी विद्यालय से जोड़ना है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई जिलों के बारे में इसके बारे में सुना है, मेरे दोस्त भी कई जिलों में हैं, तो वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर जिलों में पूछा गया है। तो समावेशी शिक्षा जो है वो एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एकीकरण के सिद्धांत पर। शिक्षण योजना में कौन सा बिंदु निहित नहीं है। दोस्तों शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शिक्षण योजना के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, और अगर हम बात करें तो शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम भी होता है, सीखने सिखाने की सामग्री भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना का अंतिम बिंदु है। शिक्षण योजना का अंतिम बिंदु क्या है, गृह कार्य प्रदत्त कार्य, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षक की आगामी योजना, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे आखिरी बिंदु जो है यानी कि पाँचवा बिंदु, सबसे लास्ट बिंदु जो भी है, पाँचवा या छठा जो भी होगा, वो शिक्षक की आगामी योजना है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की आगामी योजना। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि पहचान व सुनने की दक्षता विकास हेतु गतिविधि है। दोस्तों शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में इस प्रकार की कई गतिविधियां दी गई हैं कि किस दक्षता को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि का यूज करना है। जिसमें से एक क्वेश्चन इसमें दे भी दिया है इन्होंने, ध्वनि पहचान व सुनने की दक्षता विकास हेतु गतिविधि है ताली बजाओ, छत की ओर देखो, आंखें बंद करो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो ध्वनि दक्षता व सुनने की क्षमता को विकास करती हैं। ताली बजाओ, छत की ओर देखो, आंखें बंद करो। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसको सबमिट कर देना है और इस प्रकार आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।